एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर वहाँ पे टैक्सेशन, तो 30% तो आपको ऐसे ही आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी इंस्टेड ऑफ द बिजनेस में आपको इंडस्ट्रीज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द मनी, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्री के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो सोच वो ओनर्स में है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके टीम में आ जाती है, और वो टीम में आ जाती है तो उसके रिजल्ट भी ऐसे आते हैं। सर, हर एंटरप्रेन्योर की ऐसी एक इच्छा होती है कि दे शुड लीव बिहाइंड अ लेगेसी। जैसे आप हाल ही में रतन टाटा हमको छोड़ के चले गए, तो आपको क्या लगता है कि जैसे उनके काम से आज हम वो सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं हमारे लिए? मेरा ऐसा कहना है कि लोग बोलते हैं कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट में जो डिफरेंस है वो बड़ी थी लाइन है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी इंस्टेड ऑफ द बिजनेसमैन आपको इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए, तो वैसा डिफरेंस। तो अल्टीमेटली सोसाइटी कम्युनिटी को कुछ देना है, वो आपके ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जब हम ईश्वेद में काम करते हैं या हम देखते रहते हैं, और मैं खुद एज एंटरप्रेन्योर बोल के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपने खुद के रूल्स होने चाहिए। जैसा मैंने बोला कि ऑलवेज बी ए इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ द बिजनेसमैन। सेकेंड थिंग, एम्प्लॉय आणि एम्प्लॉयर शुड बी इक्वल होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को पैसे तो हर आदमी को चाहिए होते हैं, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम द मनी, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्री के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो सोच वो ओनर्स में है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके टीम में आ जाती है, और वो टीम में आ जाती है तो उसके रिजल्ट भी ऐसे आते हैं। वो काम करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि हमने डेट फार्म में काम किया, इट्स अ लॉन्ग वे टू जर्नी, ये वो बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि मैंने देखा कि हजारों करोड़ के जो डेट्स है, हम खजूर जो बोलते हैं, वो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इंडिया इज अ कंट्री, वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हम उसको ये कर सकते हैं, तो क्यों ना वो फार्मर हमारे उसको प्लांटेशन करे, उस खेती को करे और अच्छे पैसे, तो उसमें हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया, राइट। और उस टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला कि लेगेसी, ये बहुत बड़ा वर्ड हो गया, इंस्टेड ऑफ दैट आई ऑलवेज से दैट कि आप जो कुछ भी काम करें ऑनेस्टली करें, पैशन से करें, और सोसाइटी को कहाँ पे हर्ट ना हो, सोसाइटी को कुछ तकलीफ ना हो, एनवायरनमेंट को कुछ तकलीफ ना हो, ऐसा आप काम करें। और अपने कंट्री के प्रति थोड़ा सा देशभक्त होकर काम करोगे ना, तो आपकी तो ग्रोथ होगी होगी, आपकी देश की भी होगी। आपका देश का ग्रोथ होगा तो आपकी भी ग्रोथ होगी। सर, जैसे आपने कहा कि आप बहुत पहले से आपकी प्रेरणा थी देश के लिए काम करने की, एग्रीकल्चर स्पेशली, तो आपके जैसे आई एम श्योर बहुत लोग होंगे मेरे भी जनरेशन के, जो खेतीबाड़ी को कम नहीं समझते और उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? सी अभी भी अपने यहाँ एक नीति, मुझे ऐसा लगता है कि कोई यंग बंदा है, ग्रेजुएट होने के बाद में वो खेती में नहीं जाना चाहता है, कि उसको लगता है कि वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज की डेट में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, और आप कोई भी बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर में करना चाहते हैं, वो डे वन से प्रॉफिटेबल बिजनेस। कैसे? आप कोई भी बिजनेस कीजिए, वहाँ पे 30% टैक्स। एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर वहाँ पे टैक्सेशन, तो 30% तो आपको ऐसे ही आ रहा है। नंबर एक, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी चीज़ है। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो, लोगों को लगता है एग्रीकल्चर मतलब खेती, बट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए सब कुछ लगता है। जैसा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आज की डेट में एग्रीकल्चर में वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है। करोड़ों रुपए के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमें लगते हैं, किसान यूज करते हैं, और वो हम लोग चाइना या अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे इंजीनियर्स है, वो क्यों नहीं डिजाइन करते? इंडिया में डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बना सकते हैं, एंड यहाँ पे बहुत बड़ा एक बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज है इसमें से बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज द टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। बिलीव मी, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हमने व्हेन वी स्टार्टेड द ईश्वेर, और आई वाज लुकिंग द ईआरपी फॉर माय ईश्वेर एग्रीकल्चर, कोई नहीं। आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, बाकी सेक्टर में करते हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन कितनी है। आप एक आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। एक तो कंपटीशन आपको नहीं है, और बहुत सारी इंडस्ट्री को ये चाहिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है इसमें जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, दोनों में भी है। आज की डेट में आप देखो कि हर जगह दुनिया खुल गई है, तो देयर आर द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया में बहुत सारी एग्रो कमोडिटीज है कि वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज द कोल्ड स्टोरेज चेन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
जैसा अब आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी आई जस्ट 2-3 डेज बाद मैंने वो झेप्टो से कुछ मंगाया था. यू कांट बिलीव दैट, मेरे सोसाइटी में ग्रोसरी शॉप है, उसको आने में 10-12 मिनट रहते, ये 7-8 महीने कहाँ से लाया पता नहीं. एग्जाम्पल, तो दे यूज द टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट. तो एग्रीकल्चर में वो लैकिंग है. आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद में अभी भी जो है ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं, तो शिपिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको एक्जिम का नॉलेज होना जरूरी है, वो लोग नहीं है. क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बड़ा नहीं होता है, तो वो लोग ही नहीं मिलते. उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसका बाकी काम करना है. तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आपने देखा कि यहाँ पे हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है या बायोटेक है, तो उनको लगता है कि खाली यही है. तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी अभी जॉब में भी बहुत है. देर आर मेनी एमएनसी अभी हमारे लिए, मैं बोल रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में टैलेंट पूल नहीं है, तो ये लोग भी आ सकते हैं. वन मोर अपॉर्चुनिटी इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, उसके लिए पैसे भी लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर कंसल्टिंग. अभी फार्मर भी कंसल्टिंग ले रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, उसको कंसल्टिंग करना है. जैसा बैंक लोन है या कोई सब्सिडीज है, तो एग्रीकल्चर कंसल्टिंग कितना ना करता बिग बिजनेस है, उसमें काम कर सकते हैं. अभी दो जो हाईटेक टेक्नोलॉजी की जो अपॉर्चुनिटी जो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. पहली है ड्रोन टेक्नोलॉजी. यू हर्ड अबाउट दैट आई थिंक, राइट. सो अभी देखो कि ड्रोन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. लाइक जो स्प्रेइंग होता है, जो बिगेस्ट चैलेंज फार्मर के पास में, अभी बहुत लोगों में ड्रोन में काम कर रहे हैं, राइट. तो वो एक आप काम कर सकते हैं. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो भी एक बड़ा बिजनेस इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं. मॉनिटरिंग कर सकते. देयर आर मेनी थिंग्स दे कैन डू इट थ्रू द ड्रोन, राइट. तो वो एक है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट्स एआई. एआई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. तो एआई का मतलब ये नहीं कि खाली आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें एआई का और लगाए, उसको टूल भी लगेंगे ना. लेट्स एग्जांपल, आपको आपका सॉइल का मॉइस्चर क्या बोलते हैं मॉनिटर करना है, तो एआई क्या है कि वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा, बट वो टूल तो लगेगा ना उसमें. तो वो जो टूल है, वो टूल बनाने के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यूथ को एक मेरा संदेश है कि आप कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो बिलीव मी गाइस, आप मेहनत से करोगे. और तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि डे वन से आपका बिजनेस प्रॉफिट में, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टैक्स भी इंडस्ट्री 30%, तो 80 आपको टैक्स में. तो काम बहुत है. पैकेजिंग एक है, सॉरी मैं भूल गया था, पैकेजिंग में भी बहुत बड़ा रोल है. इतना बड़ा रोल है कि आपको क्या बताए, बहुत पैकेजिंग लगती है एग्रीकल्चर सेक्टर. ये सब अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर सेक्टर में. सर अभी हम अक्टूबर में शूट कर रहे हैं, और अभी हम जस्ट देख के आए, आज ही अक्टूबर में बारिश हो रही है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग इस पे बात कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कैन द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस और एटलीस्ट डिले ग्लोबल वार्मिंग? This is a very good question. Believe me, the whole world behind the climate change now, right? In fact, आप यूरोप का भी टेम्परेचर देखोगे तो वो भी 40 के ऊपर जा रहा है. एग्जाम्पल, राइट. अपना इधर का भी ऐसा है. तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत बड़ा काम होने के लिए जरूरी है. जैसा हमने पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी, राइट. पहले हमारे यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी थी, वो खत्म हो गई. पहले तो ये जानना चाहिए कि बहुत लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सिटी डेवलप हो गई, उसकी वजह से हुआ है, थोड़ा पोल्यूशन हो गया. नो डाउट वो एक रीजन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बिगेस्ट रीजन इज दैट हमने बहुत सारे पौधे कट कर, हमने वाटर कंजर्वेशन पे काम किया, सॉइल कंजर्वेशन पे काम नहीं किया है, वाटर कंजर्वेशन पे नहीं किया है. आपने देखा होगा बहुत सारे रिवर से हमने कहीं पे बंद करवा दिए. तो मतलब बायोडाइवर्सिटी को हमने हिला दिया. तो उससे क्या हो जाएगा ना, ये डिसबैलेंस हो गया और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो. अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन फार्मर या इश्यू, लेट्स एग्जांपल, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इश्यू के लिए. तो डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा मुंह है. मैं आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र स्टेट के बारे में कहना चाहूँगा. हरित महाराज बोल के गवर्नमेंट ने स्कीम लाया है, और गवर्नमेंट चाहता है कि वो स्कीम के अंतर्गत फार्मर को मोटिवेट करके वो जो है वो मोर देन 11 लाख हेक्टर पे बाम्बू प्लांटेशन करना है. तो बाम्बू प्लांटेशन क्यों करना है? बाम्बू इज द स्पीसीज वेरी फास्ट ग्रो होता है और वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये किसान लगाएंगे तो किसानों को इसका फायदा होगा, क्योंकि एज ए क्रॉप बोल के वो लगाएंगे तो उसकी भी आमदनी बढ़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प से उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं प्लांटेशन करने के लिए. एवरीथिंग दे आर गोइंग टू डू इट. और उससे बायोमास, इथेनॉल, सीएनजी और वो लगाना बहुत जरूरी. अब महाराष्ट्र की मैं आपको बात बताता हूँ. महाराष्ट्र में 3% से ज़्यादा जंगल बचा नहीं, 3-4% जंगल कुछ एरिया में.
और वो भी जंगल का मतलब होता है वो एरिया डेजिग्नेटेड है, बट उसमें पौधे कितने हैं तो वो तो बहुत कम है। तो अल्टीमेटली वो लगाना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा मूव इवन किसान भी कर रहे हैं, उसमें कारपोरेट भी कर रहे हैं, एनजीओ बहुत सारा प्लांटेशन कर रहा है। तो इसके वजह से, और ईश्वर की बात रहे तो नेक्स्ट ईयर डाउन द लाइन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द 10 करोड़ पौधे बाम्बू के, और वो किसानों को हम लोग दे रहे हैं। तो 10 करोड़ पौधे में हजारों हेक्टर पे प्लांटेशन होगा, तो अल्टीमेटली ग्रीन कवर होगा, और ग्रीन कवर होगा तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू वो थोड़ा सा कम डाउन आ जाएगा। तो ये सब अभी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सर लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट कंजर्वेशन हैज ऑलवेज बीन अ टसल, कि डेवलपमेंट भी चाहिए, लोग भी बहुत हो रहे हैं, उनके लिए बिल्डिंग्स भी चाहिए, तो बिल्डिंग्स कहाँ पे बांधनी है, हमें पेड़ तो काटने पड़ेंगे। तो इसका जो बैलेंस बिगड़ चुका है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये तो इनएविटेबल है ना कि ये तो पेड़ तो काटे जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बट आप देखोगे तो जो बिल्डिंग डेवलपमेंट हो रहा है वो कितने एरिया में हो रहा है, बहुत कम एरिया में हो रहा है। आई एग्री, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, तो बीच में आधे आधे पौधे आपको काटना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पौधे काटो, लेकिन कोई पर्याय नहीं तो फिर है, लेकिन उसके बदले हम लगा तो सकते हैं ना। एक पौधे काटा हम 100 लगा सकते हैं, जगह तो हमारे पास बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की बात करें या इंडिया की बात करें, हमारे पास लाखों एकड़ जमीन है वो ऐसी पड़ी हुई है, दैट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, और लेट्स एग्जाम्पल कारपोरेट और किसी के साथ में, तो उसमें हम अच्छा प्लांटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ का जो बैकलॉग है वहाँ हम भर के निकाल सकते हैं, तो एक ऑप्शन हमारे पास में है। ओके, दूसरी बात, जो भी अभी नई सिटीज हमारे यहाँ डेवलप होगी तो गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए। जैसे पुणे की बात है, तो पुणे के आउटस्कर्ट में कई सिटी डेवलप हो, तो उसमें अभी गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन और ज्यादा रूल बढ़ा के वहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी कैसी हो जाए, प्लांटेशन कैसे हो। रिसेंटली आई विजिटेड द बैंकॉक, हार्ट ऑफ द सिटी, प्रोजेक्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने विजिट किया, आपको विश्वास नहीं होगा, 140 एकड़ का लैंड है, और उस लैंड पार्सल में उन्होंने खाली 40 एकड़ में कंस्ट्रक्शन किया है और 100 एकड़ में पूरा ग्रीन है। और उन्होंने बोला था कि आप सिटी के अंदर आइए, और जब आप बैंकॉक मतलब सिटी में जाइए तो 4 डिग्री टेम्परेचर का फर्क रहेगा। ये तो सेट एग्जाम्पल है, राइट? ओके, तो वैसा हम कर सकते हैं। वो है। सर लास्टली आपका क्या मैसेज है यूथ के लिए जो आपको देख रही है, जो आपके जर्नी से प्रभावित हो रही है, आप उनको क्या कहना चाहिए? मैं मतलब मैसेज ये देना चाहता हूँ यूथ को कि आप कुछ भी करना चाहते हो, आपके काम के प्रति ऑनेस्ट और पैशनेट रहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी द डिसिप्लिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टैलेंट कम रहेगा तो भी चलेगा, आप डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपके लाइफ के प्रति आप डिसिप्लिन है तो अल्टीमेटली आप जो कुछ भी काम करें आपके करियर में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाएंगे और सक्सेस आ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ के प्रति जागरूक होना यूथ के लिए बहुत जरूरी है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि देर आर मेनी पीपल दे आर नॉट एट ऑल हेल्थ कॉन्शियस, अपनी हेल्थ खुद खराब कर रहे हैं। और मेरा तब से मतलब मैं पहले से मेरा विश्वास है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका माइंड स्ट्रांग है तो आपकी सोच स्ट्रांग रहेगी, और आपकी सोच स्ट्रांग है तो रिजल्ट भी, आपके जो विचार है वो भी स्ट्रांग रहेंगे। जैसा आप दुनिया का कोई भी हिस्ट्री देखिए, कोई राजा सिकंदर है या कोई भी राजा की कहानी लीजिए, वो कब हारा? जब उसके हेल्थ ने उसको हार दिया, जब हेल्थ उसका डाउन होने लगा। तो अल्टीमेटली मेरा यही संदेश है कि ऑलवेज यू शुड बी द हेल्दी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ की तरफ ध्यान दो, जो पैशन है वही काम करो। ओके, और जो कुछ भी कर रहे हैं अपने प्रति खुद को ऑनेस्ट होना चाहिए, वैसा काम कीजिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता यूथ को, क्योंकि आज का यूथ हमसे क्या बोलेंगे, ज़्यादा टैलेंटेड है, राइट? वनली उसको थोड़ा सा पॉलिश और डिसिप्लिन में आना चाहिए। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।